80 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद 20% लोगों को होगा और 90 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद 50% लोगों को होगा। तो वो 20% और 50% लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि वो खुद को अल्जाइमर्स होने के रिस्क पर डाल रहे हैं। सबसे पहले देखा जिन लोगों में सेंसेस ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, सेंसेस स्पेशली विजन और हियरिंग, उनको ज़्यादा रिस्क होता है। देन अगर कोई मिडिल एज में मोटापा, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, अच्छा। ये 3 देखी गई है कि ब्रेन में सर्कुलेशन को अफेक्ट करती हैं। मतलब उनके बच्चे के नाम से बुला रहे हैं, बच्चे को बाप के नाम से बुला रहे हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नामों में हो सकती है। ये बिल्कुल नामों में तो कंफ्यूजन हो सकता है, वो किसी को किसी से बुला रहे हैं और ये देखिए रिपीटेडली है। वो नहीं इस चीज़ को करेक्ट कर पाए, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट है कि आपको इस टाइम पे उठना है, खाना बनाना है, रेडी होना है, फिर ऑफिस के लिए निकलना है। अगर इन सब चीज़ों में भूलने लगे तो कि उठ के अब अगला स्टेप पता ही नहीं कि क्या करना है। इसका स्पेसिफिकली एक टर्म है एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन। हमारी जो रूटीन है, हमारे काम करने का तरीका है, चाहे वो हम कैसे अपना नहाना धोना, कुकिंग, ये सब करते हैं, जब उस एक पैटर्न है उसमें, हम पहले ये स्टेप करते हैं, नेक्स्ट ये स्टेप है, जब वो किसी पर्सन में आपको डिस्टर्ब लगे तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। कोई इंसान नहाना भूल जा रहा है, ब्रश करना, या पता ही नहीं कि कैसे करना है, ये तो एडवांस में आता है, ये तो बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। दिन रात का कंफ्यूजन हो जाना, दिन रात को उठ के बोल देना नहाना है और जाना है, अपना रूटीन जैसे ब्रश करना, खाना खाया कि नहीं, वो तो इनफैक्ट थोड़ा सा आगे स्टेप में आ जाता है। तब तक तो ये सिग्निफिकेंट, जो बोले कि मैंने क्या खाया था वो नहीं याद रहा है, वो एक सिग्निफिकेंट लक्षण है। मतलब है या नहीं कि 100% क्योर हो सकता है, या फिर इसको हमेशा हमें सिर्फ मैनेज ही करके रखना पड़ता है? अल्जाइमर्स का क्योर नहीं है। मैं नेगेटिव नहीं साउंड करना चाहती, मगर इसको मैनेज करके भी हम काफ़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट क्योर नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन आएगा जब आप धीरे धीरे चीज़ें भूलने लगेंगे? अपने आसपास के लोगों के नाम, जहां आप रहते हैं वहां का पता, जिस जगह आप जाना चाहते हैं उस जगह का पता, या ऐसी यादें जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हों। आज के समय में इस बीमारी को अल्जाइमर्स के नाम से हम सब जानते हैं कि जाना जाता है। हालांकि लोगों को आज भी ये धारणा है कि ये जो बीमारी है ये बढ़ते उम्र के साथ बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट दुनिया में और इंडिया में इसके मामले बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वैसे तो ये ओल्ड एज ग्रुप की बीमारी है, बट इसके जो सिम्टम्स है वो आपको धीरे धीरे शुरू दिखाई देने लगते हैं शुरू में ही, लेकिन ज़रूरी है समय रहते इसके बारे में जानना समझना, क्योंकि अल्जाइमर्स कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बढ़ती उम्र के साथ हो रही है तो हम उसे इग्नोर कर दें। इसका समय रहते डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो जानना समझना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके इसके लक्षण हम कैसे पहचान सकते हैं। इसलिए हमने आज के इस पॉडकास्ट को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम अल्जाइमर्स के बारे में हर एक चीज़ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर नमिता कौल, जो कि डायरेक्टर है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट मेदांता हॉस्पिटल्स नोएडा में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मेघा। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक इस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसे हम अल्जाइमर्स कहते हैं इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता पाए, समझा पाए। सबसे पहले सब लोगों को ये लगता है कि हम जैसे जैसे अपनी उम्र क्रॉस करेंगे हमारे बाल तो सफ़ेद होंगे, हमारी जो यादें हैं वो भी धीरे धीरे मिटने लगेंगी। तो क्या अल्जाइमर्स होना सबको तय ही है, कि ऐसा है कि हम एक उम्र क्रॉस करने के बाद अपनी सारी चीज़ें भूलने लगेंगे? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, ये बेसिक सवाल है कि अल्जाइमर्स क्या है। अल्जाइमर्स एक डिज़ीज़ है, और जो नॉर्मल एज के साथ हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है वो एक नॉर्मल एजिंग है। ये वो अल्जाइमर्स नहीं है। नॉर्मल एजिंग में हमारे प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, कभी थोड़ा सा समझने में स्लो हो जाता है चीज़ें, मगर फाइनली समझ में आ जाता है। या अगर हमें कभी रिकॉल करना है कोई नाम, उसमें दिक्कत होती है बट रिकॉल हो जाती है। कभी थोड़ा सा हो सकता है कि कोई रास्ते में कभी कन्फ्यूजन, बट हम अपना रिट्रेस कर सकते हैं स्टेप्स और मैनेज कर लेते हैं, तो वो शार्पनेस थोड़ी कम हो जाती है। नाम रिटेंशन में थोड़ा सा दिक्कत होती है, और दूसरा मल्टीटास्किंग करने में दिक्कत होती है, वो नॉर्मल एजिंग है। लेकिन अल्जाइमर्स एक डिज़ीज़ है। ये क्यों नॉर्मल एजिंग से कंफ्यूज होती है? क्योंकि ये
एज के साथ ही होती है। 85 के बाद तो 20% को अल्जाइमर्स होता है और 90 प्लस में 50% जो अलाइव हैं, जीवित हैं, 50% को अल्जाइमर्स हो गई। तो एज के साथ ही डिफरेंटली होती है। ऑफ कोर्स आजकल हमने देखा है कि यंगर में भी हो रही है। तो अल्जाइमर्स जो डिमेंशिया है उसमें स्पेशली थोड़ा सा नॉर्मल एजिंग से ज़्यादा नसों में डैमेज होने लगता है, जो हमारी मेमोरी की नसें हैं। तो इसलिए इसका मैनिफेस्टेशन, इसके लक्षण नॉर्मल एजिंग जो हमने अभी डिस्कस की उससे थोड़े से विभिन्न है। और सबसे बेसिक में अगर मैं बात करूँ, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है लक्षण, बट बेसिक डिफरेंस नॉर्मल एजिंग से ये है कि अल्जाइमर से जो लक्षण आते हैं उससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अफेक्ट हो जाती है। आपके फैमिली मेम्बर्स ये फील करते हैं कि आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। आप अपनी एक्टिविटीज़ में कभी डिपेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली वो काम नहीं कर पाते हैं। जबकि नॉर्मल एजिंग वालों को कभी दिक्कत होगी बट वो मैनेज कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो ये बड़ा एक बेसिक है जो लोगों को जानना ज़रूरी है व्हेन दे आर ट्राइंग टू। ओके, तो जो नॉर्मल एजिंग वाला पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि अल्जाइमर से कितना अलग है। अल्जाइमर्स होने के पीछे कोई कारण होते हैं कि शुरुआत के दिनों में हमने कुछ ऐसा किया होता है कि आगे चल करके हमें अल्जाइमर्स होने का रिस्क बढ़ जाए? जैसा आपने कहा कि 80 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद 20% लोगों को होगा और 90 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद 50% लोगों को होगा। तो वो 20% और 50% लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि वो खुद को अल्जाइमर्स होने के रिस्क पर डाल रहे हैं। अल्जाइमर्स का देखा गया जो स्टडीज़ हुई हैं इस पे बहुत ही रिसर्च चल रहा है, क्योंकि निष्कर्ष ये है कि अभी भी हमारे पास परफेक्ट इलाज नहीं है इसका। लेकिन बहुत रिसर्च चल रहा है कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। इसमें ये तो है कि इसमें क्लियर कट एक कॉज बोलना, हाँ ये किया और इसीलिए अल्जाइमर्स हुआ, वो कहना मुश्किल है। ये बड़ा मल्टीफैक्टोरियल होता है। जेनेटिक्स एक स्मॉल पार्ट है। जनरली जो यंगर एज में शुरू होता है, जैसे 60 से पहले जब अल्जाइमर शुरू हुआ, उसमें जेनेटिक्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है, फैमिली में होने का चांस है। बट जो लेटर एज में है, जेनेटिक्स का स्मॉलर रोल है। बाकी जो डिजेनरेशन हो जाती है नसों में, इसको न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ बोलते हैं, कि नर्व्स में धीरे धीरे डिजेनरेशन समय से ज़्यादा फास्टर हो जाता है। ठीक है। नॉर्मल एजिंग होती है उस ज़्यादा फास्ट हो जाता है, और उससे फिर ये वहाँ पे पैथोलॉजी वाइज देखा जाए तो अंदर कुछ प्लाक्स और टैंगल्स होते हैं जो नसों में नर्व्स के बाहर और नर्व सेल्स के अंदर बन जाते हैं। ये क्लम्प्स होते हैं, प्रोटीन के क्लम्प्स, और ये वहाँ जमा हो जाते हैं, उससे नर्व डैमेज हो जाता है। नॉर्मली ये क्लम्प्स नहीं बनते हैं और ये वॉश आउट होते हैं, ये प्रोटीन्स, एमोलॉइड और टाउ प्रोटीन। ये नाम भी जानना ज़रूरी क्योंकि अब इसके टेस्ट वगैरह आ रहे हैं, इसलिए एमोलॉइड और टाउ प्रोटीन होते हैं। ये घुल के, जब एक्स्ट्रा होता है वो घुल के ख़त्म हो जाते हैं, बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं। मगर इस डिज़ीज़ में वो क्लम्प कर जाते हैं, अब नॉर्मल बन जाते हैं और वहाँ जमा हो जाते हैं और उससे वो नर्व डैमेज करते हैं। तो उससे ये लक्षण आते हैं अल्जाइमर्स के। अब क्या होता है कि क्या करते हैं लोग, ये ऐसा हो जाता है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हमारी जो सारी डेटा अवेलेबल है उससे हमने देखा कि कुछ कारण हैं जो रिस्क को बढ़ाते हैं। तो इसमें मैं कहती हूँ, सबसे पहले देखा जिन लोगों में सेंसेस ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, सेंसेस स्पेशली विजन और हियरिंग, उनको ज़्यादा रिस्क होता है। इसका मतलब नहीं उन सबको होगा, बट ये रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं। तो अर्ली एज में ही अगर हो गया तो हाँ, सो नहीं, जो जैसे एनी विजन लॉस, जैसे 50s में 60s में हेयरिंग लॉस जिनको होता है, हम काफ़ी लोग देखते हैं कि जिनको हेयरिंग लॉस हो रहा है, तो वो लोग थोड़े से एट रिस्क ज़्यादा होते हैं ये डिमेंशिया डेवलप करने के। तो विजन एंड हेयरिंग लॉस। देन अगर कोई मिडिल एज में मोटापा, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, ये 3 देखी गई है कि ब्रेन में सर्कुलेशन को अफेक्ट करती हैं। क्योंकि डिमेंशिया, अल्जाइमर्स का जो बेस होता है वो मिडिल एज से ही शुरू हो जाता है, ओल्ड एज में जाके वो दिखता है, बट डैमेज सालों का होता है, स्लोली। तो मिडिल एज में 40s में ये चीज़ें अगर आ जाए तो ये रिस्क बढ़ाती हैं। इनएक्टिविटी,
एक्सरसाइजेस नहीं करना, एक्टिव नहीं रहना, या सोशली इन द सेंस मीडिया वाला मैं नहीं कहूँगी, बट लोगों से मिलना, क्योंकि स्टिमुलेशन हमारे ब्रेन को ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो ज़्यादा अकेले रहते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो उसमें रिस्क ज़्यादा देखा गया है। या जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर साइकाट्रिक प्रॉब्लम होती है, मेंटल हेल्थ जिनकी पुअर होती है, तो उनमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है। फिर इसके अलावा गुड डाइट हो गई, दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। और हमारे जो भी डिजीज़ेज़ हैं, जैसे मैंने अभी बोला, बाकी भी है, जैसे डायबिटीज़ है, या स्लीप से रिलेटेड, नींद से रिलेटेड कोई समस्या है, स्लीप एपनिया होता है आजकल लोगों को, ये सारी चीज़ों का भी टाइमली कंट्रोल ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें भी रिस्क फैक्टर बढ़ाती हैं। ठीक है। इसमें ना डॉक्टर, जैसे हमारे घरों में बोला जाता है कि दिमाग को चलाओ, दिमाग को दौड़ाओ, अगर दिमाग नहीं चलाओगे, नहीं दौड़ाओगे तो जंग लग जाएगा दिमाग में, और फिर इस तरीके की दिक्कत तुमको होने लगेगी। तो दिमाग को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, सो दैट अल्जाइमर्स का रिस्क कम हो। एब्सोल्युटली। कॉग्निटिव स्टिमुलेशन हम इसको कहते हैं, कि हम हमारे समझ, जो हमारे वेरियस ब्रेन के जो फंक्शंस हैं, इंटेलेक्ट के फंक्शंस हैं, लैंग्वेज, स्पीच, इन सब को स्टिमुलेट करें, ब्रेन को एक्टिव रखें। वो हेल्प करता है टू प्रिवेंट ये जो डिजेनरेशन हो रहा है, और वो आगे भी अगर जिसको थोड़ा बहुत हो भी जाता है, उसको हेल्प करता है टू वो जो डिक्लाइन होता है, जो गिरावट हो रही होती है सेंसेस में, उसको स्लो डाउन करने में। ठीक है, ओके। हम ना थोड़े से लक्षणों पर आते हैं, क्योंकि आई एम श्योर वो बहुत ज़रूरी पार्ट है इस डिस्कशन का। तो जो अल्जाइमर्स के मरीज़ होते हैं, उनको तरह तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तो हम ना एक एक करके आपसे जानेंगे कि इस तरीके जो सिम्टम्स हैं वो किस हिसाब से प्रेजेंट हो सकते हैं अल्जाइमर्स के मरीज़ में। सबसे पहले कहा जाता है कि धीरे धीरे आप नाम भूलना शुरू करते हैं। तो जिन लोगों को भूलने की बीमारी होती है, वो नाम किस तरीके से भूलना शुरू करते हैं? खाली नाम न याद कर पाना इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है। ये नॉर्मल एजिंग के साथ हो सकता है, जैसे मुझे उसका नाम नहीं याद रहा, या किसी और का इतना जल्दी याद नहीं आया। तो ये अकेला सिम्टम बड़ा कॉमन है एजिंग के साथ। जब ये अकेले में हो, हम इसको अल्जाइमर से नहीं रिलेट करते हैं। वो जो अल्जाइमर्स में जब आता है वो ये सिम्टम, तो उसमें और लक्षण होते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रीसेंट बातें भूल जाना। ये सबसे बेसिक लक्षण है कि पुरानी यादें, अपने दादा मम्मी पापा की यादें याद हो रही हैं, और अपने बच्चे और करंट जो बातें चल रही हैं वो मिस हो जाती है। ये बेसिक लक्षण है अल्जाइमर्स का। ये हमें कैसे पता चलता है? वो रिपीटेडली बोलेंगे। आप उनको कुछ बताएं कि मुझे कल, बच्चा अपने पेरेंट को बोलता है मैं कल वहाँ जा रहा हूँ, कुछ देर बाद अच्छा क्या हुआ, ये पैकिंग क्यों कर रहे हो, मैं कल, वो फिर से बोलेंगे मैं कल वहाँ जा रहा हूँ, फिर कुछ टाइम हो जाएगा। तो ये रेपिटेशन, जब आप उनको कोई डेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं अभी की, वो रजिस्टर नहीं होती, और वो रिपीटेडली बोलते हैं और उसको रजिस्टर ही नहीं करते, तो ये सिग्निफिकेंट है। जैसे नाम वाले में मेरा कहना ये था कि नॉर्मल एजिंग के साथ नाम भूलना आपने कहा कि थोड़ा बहुत कॉमन है, बट कई बार लोगों को वो चीज़ें याद आ जाती है। जैसे हम आपका नाम भूल गए तो मुझे याद आ गया, लेकिन क्या अल्जाइमर्स के मरीज को वो नाम याद आएगा? बिल्कुल नहीं। यही टिपिकल है कि हम एजिंग में हम भूल सकते हैं, बट हम वो अपने स्टेप्स वापस रिकॉल कर लेते हैं। कभी रास्ता भी कभी छोटा मोटा बोला, लेकिन आप समझ जाते हैं और आप मैनेज कर लेते हैं, और आपको वो याद आ जाता है, किसी हिंट से या किसी चीज़ से याद आ जाता है। तो वो अल्जाइमर्स में नहीं होता है। क्योंकि जैसे कुछ लोग हैं, कुछ जो स्टडीज़ वगैरह चल रही थी, या मैंने जब इस पॉडकास्ट के लिए आई वॉज प्रिपेयरिंग, तो उसमें कुछ केस स्टडीज़ वगैरह मैंने पढ़ी थी। तो एक पेशेंट थे, तो उनके बेटे का ये था कि उनको अचानक से वो टीवी देख रहे थे, तो याद कर रहे थे कि ये हीरोइन जो है मुझे याद है, बट नाम नहीं याद आ रहा है। फिर उनको याद ही नहीं आया, वो किसी और से किसी का नाम, फिर अचानक से कुछ दिन के बाद उस हीरोइन के नाम से मेरे घर के लोगों को बुलाने लगे वो। तो इस तरह की चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी और का नाम किसी और के लिए ले लिया, कि बेटे को मतलब उनके बच्चे के नाम से बुला रहे हैं, बच्चे को बाप के नाम से बुला रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नामों में हो सकती है। ये बिल्कुल नामों में तो कंफ्यूजन हो सकता है, वो किसी को किसी से बुला रहे हैं, और ये देखिए रिपीटेडली है, वो नहीं इस चीज़ को करेक्ट कर पाए, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। वो उनको अगर कभी याद दिला दिया जाए, वो करेक्ट कर पाए, तो वो कभी हो जाता है, वो कभी कभी की बात है। बट रेगुलरली आप किसी को किसी नाम से, किसी को किसी नाम से बुला रहे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट है नामों में।
कुछ लोगों का जैसे अब तो हैबिट बन जाती है, अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं तो अगर आप जॉब कर रहे होते हैं कि आपको इस टाइम पे उठना है, खाना बनाना है, रेडी होना है, फिर ऑफिस के लिए निकलना है, अगर इन सब चीज़ों में भूलने लगे तो कि उठ के अब अगला स्टेप पता ही नहीं कि क्या करना है। इसका स्पेसिफिकली एक टर्म है एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन। हमारी जो रूटीन है, हमारे काम करने का तरीका है, चाहे वो हम कैसे अपना नहाना धोना, कुकिंग, ये सब करते हैं, जब एक पैटर्न है उसमें, हम पहले ये स्टेप करते हैं, नेक्स्ट ये स्टेप है, जब वो किसी पर्सन में आपको डिस्टर्ब लगे तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब खाना बना रहे हैं, पता है पहले दूध डालना है, फिर वही जो खाने में कभी नमक डालना भूल गया, अक्सर मतलब, या चाय में वो प्रोपोर्शन की इतना दूध और इतना पानी डालना है, वो जो इतने सालों से चाय बनाते हैं वो डिस्टर्ब बन गई, 1 कप चाय की जगह 4 बना दी। ये कुछ लक्षण है जिससे जो वो काम, क्योंकि ये उनकी रूटीन की है ना, कोई लेडी है जो घर का काम बनाती है, तो उसमें हमें एकदम पता चल जाता है। जब जैसे पेशेंट हमारे पास आता है, उनकी जो रूटीन है ना, हम हमेशा उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं क्या है, क्योंकि उसी में पहले ये दिखेगा। राइट। अब कोई बंदा है वो कुकिंग नहीं करता तो आप उससे ये सवाल नहीं पूछते, तो ये डिपेंड करता है कि उनकी क्या रोज़मर्रा की रूटीन है, और उसमें फिर हम डिस्टर्बेंसेस को पिकअप कर सकते हैं। इसमें ऐसा भी होता है क्या कि अगर कोई इंसान नहाना भूल जा रहा है, ब्रश करना, या पता ही नहीं कि कैसे करना है, ये तो एडवांस में आता है, ये तो बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। दिन रात का कंफ्यूजन हो जाना, दिन रात को उठ के बोल देना नहाना है और जाना है, फिर ये अपना रूटीन जैसे ब्रश करना, खाना खाया कि नहीं, वो तो इनफैक्ट थोड़ा सा आगे स्टेप में आ जाता है। तब तक तो ये सिग्निफिकेंट, जो बोले कि मैंने क्या खाया था वो नहीं याद रहा है, वो एक सिग्निफिकेंट लक्षण है। ओके, ऐसा एक और नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ वही, तो जैसे केस स्टडी थी तो उसमें भी एक था पेशेंट, तो वो अपने पापा को लेके गए थे, तो उनके पापा की कंप्लेन थी डॉक्टर से कि मेरा बेटा मुझे खाना नहीं देता। उन्होंने बताया कि ये खाना खा के भूल जा रहे हैं। बिल्कुल। और खाना खाने के 1 घंटे के बाद फिर बोलते फिर खाना दो, तुमने तो मुझे खाने ही नहीं दिया। तो ऐसा भी होता है कि इंसान कोई काम करके भूल जा रहा है। बिल्कुल, ये तो एडवांस चीज़ में ना, क्योंकि ये रीसेंट चीज़ में आ जाती है। अभी उन्होंने कुछ देर पहले खाना खाया, दवाई खाई कि नहीं खाई, ये चीज़ें भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमने देखा एक बारी पेशेंट आए थे, इस चीज़ को पहचाना नहीं गया, तो वो दवाई गलत खा रहे थे, उनका शुगर लो हो गया, बीपी पेशेंट थे, बीपी हाई हो गया, क्योंकि गड़बड़ी हुई ना दवाइयाँ खाने में। तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट इस एंगल से हो जाता है पिकअप करना। और ये तो तब तक हमारे बाकी लक्षण और प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ये तो बहुत आगे जाके आता है कि खाना भूल जाना, दवाइयाँ भूल जाना, ये सिग्निफिकेंट है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये अगर एक आध बारी भी आप डिटेक्ट करें तो मेडिकल हेल्प सीख करनी ज़रूरी है। इसमें ना डॉक्टर, कुछ लोगों के साथ ये होती है प्रॉब्लम कि अभी जो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उनको याद नहीं रहेगा, अचानक से उनके बचपन की चीज़ें, मतलब 80-90 साल के इंसान को अपने बचपन की कोई चीज़ें, या कई बार ऐसा होता है कि मुझे उससे मिलने जाना है और मुझे मिलना ही है उससे, तो ऐसा भी होता है। इसी का मैं आपको बता रही थी कि जो सबसे पहले अल्जाइमर्स डिमेंशिया होते हैं कि रीसेंट वाले जो इवेंट होते हैं वो मिस हो जाते हैं और पुरानी बातें याद आती है। तो ये पेशेंट से आप बात करें तो वो अपने पुराने पेरेंट्स के टाइम के या ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम की बातें करने लगते हैं, और करंट की जो बातें हैं वो उनके लिए रजिस्टर ही नहीं होती, वो बातें वो डिटेल में करते हैं। इससे भी लोग मिस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है पुराना तो सारा याद है, इनको याद है मेरे फादर कहाँ थे। ये इनिशियली पुरानी मेमोरीज बिल्कुल इंटैक्ट होती हैं और रीसेंट मेमोरीज में डिस्टर्बेंस होती है। दूसरा, मैं एक और चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगी, रीसेंट मेमोरीज में भी ना ऐसा नहीं है कि हर बात हो जाएगी। स्टार्टिंग में क्योंकि कभी कभी होता है, लेकिन रिपीटेडली हो रहा है, तो लोग इस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी तो याद कर लेते हैं, ये भी हो जाता है कभी कि हमें तो लगता है कि कहीं नाटक तो नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा सा सैड है कि फिर उनको समझाना पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि शुरुआत में वो हर चीज़ भूल जाएंगे, वो कोई चीज़ में रिपीट करेंगे, हर चीज़ में नहीं। कुछ रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है ना, ये वाला वक्त तो सबसे मुश्किल होता है। जब एडवांस हो जाता है, सब कुछ ही भूले जा रहा है, वो तो हर कोई बता पा रहा है कि इनको भूल की बीमारी है। बिल्कुल। इसमें अगर हमें कुछ ऐसे रेड फ्लैग समझने हो, क्योंकि उस इंसान को तो ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके आसपास के लोगों को अगर समझना हो, जानना हो कि कहीं हमारे पेरेंट को या ग्रैंड
पेरेंट्स को अल्जाइमर्स तो नहीं डेवलप हो रहा है, तो 5-6 रेड फ्लैग्स हम हमेशा क्या ध्यान में रखें? तो ये इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमें सबसे पहले ये नोट करना चाहिए कि रीसेंट बातें तो नहीं भूल रहे हैं। तो वही जो हमने बात किया वो रिपीट कर रहे हैं, मतलब उनको रजिस्टर ही नहीं हो रहा है। तो रीसेंट बातों में क्या खाया, क्या पिया, क्या इवेंट हुआ घर पे, कौन मिलने आया, जो रूटीन में वो एक्टिवली इन्वॉल्व है वो मिस कर रहे हैं। तो ये है रीसेंट बातें भूलना। दूसरा ये है कि वर्ड्स मिलने में दिक्कत होना, दरवाजे को खिड़की बोल देना, जब ये चीज़ें रिपीटेडली हो रही, कभी मिस हो जाता है वंस इन व्हाइल, बट रेगुलरली एवरी डे जिस शब्द का नाम बोलने में उनको दिक्कत होना, ठीक है, वर्ड खुद अपने जब मन से बोलना हो। तीसरा है नई बात ना करके पुरानी बात करना, आप करंट में कर रहे हो वो सिर्फ पुराने में रह रहे हैं, ये थोड़े से इंडिकेट करते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट है रास्ते भूलना, जब रास्तों में कंफ्यूजन हो और वो नहीं समझ पाए। ये भी हर बार नहीं होगा, बट कभी कभी जो वो फेमिलियर रास्ते हैं जैसे वो करते थे वो मिस कर रहे हैं, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट सिम्टम है। और पांचवा जो हमने बताया कि रोज़मर्रा के जो वो एक्टिविटीज़ कर रहे थे उनकी सीक्वेंस वो मिस कर जाते हैं, पहले क्या करना, बाद में क्या करना, किस तरह से। तो ये रेड फ्लैग्स ध्यान में रखें जी। लेकिन इन सब की वजह से जो डेंजर वाला पार्ट है वो आई थिंक डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है कि इसकी वजह से क्या वर्स्ट केसेस में हो सकता है। आई एम श्योर आपके पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है चीज़ें इस तरीके से भूलना, और क्या जो पेशेंट है वो खुद को या अपने आसपास के फैमिली मेम्बर्स या जो भी उनके आसपास के लोगों को हार्म कर सकते हैं? तो जो डेंजरस पहलू हैं डिमेंशिया के लिए, वो मैं 3 इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। एक ये है क्योंकि वो रास्ते भूल जाते हैं, तो अगर वो कभी खुद निकले हैं पार्क में करने, घूमने, या घर से बाहर निकल गए विदाउट घर वालों को जाने वो कहाँ गए, वो रास्ता खो सकते हैं। और सर्दी का मौसम है, ये कितनी बार हुआ है कि डिमेंशिया मीडियम पे था, लेवल पे था, लेकिन वो सर्दी के मौसम में निकल गए और वो नहीं मिले कभी नहीं मिले। फिर फाइनली अनफॉर्चुनेटली ठंड में एक एल्डरली क्या अगर ठंड में निकले तो उनको तो इट इज़ डेंजरस ठंड, इट्स नॉट सिंपल ठंड, उनको तो उनकी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और हमने लाइव्स खोते हुए देखा है, क्योंकि फिर बॉडी में ही ऐसी हालत हो जाती है क्योंकि ठंड में 2 दिन बाहर रह गए, प्रॉपर कपड़े ना पहन के रहे, तो ये डैमेज। तो इसीलिए रास्ते भूलना पेशेंट के लिए हानिकारक है, क्योंकि वो निकल गए वो खो सकते हैं, वो डेंजरस हो सकता है, खोना एक सही चीज़ नहीं है। दूसरा मैं कहूँगी अल्जाइमर्स जो डिमेंशिया होता है उसमें काफ़ी को 30% को बिहेवियरल इश्यूज़ हो जाते हैं, हेलुसिनेशन, भ्रम हो जाना, उन दिखने से ज़्यादा उनको भ्रम होने लगते हैं, कोई आ जाएगा, हमें डैमेज होगा, पुलिस आ जाएगी, चोरी हो जाएगी। इस भ्रम से वो बड़े एजिटेटेड और परेशान हो जाते हैं। लोग सोचते हैं इनको पागलपन टाइप्स हो गया है, लेकिन एज के साथ जनरली इस तरह के लक्षण नहीं होते हैं। और अगर पेशेंट पूरी ज़िंदगी ठीक रहा है, 60 साल के बाद उसको भ्रम होने लगा है, तो हमें हमेशा उनके डिमेंशिया के लक्षण पे वॉचफुल रहना चाहिए। कभी फर्स्ट लक्षण ना भ्रम होता है, और फिर पता चलता है कि इनको तो भूल का साथ में होता है। तो ये एक अलग से सिम्टम है, न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स इनको जो बोलते हैं, ये हो सकते हैं। जब ये हो जाए और हम इनको पहचाने ना और हम उनको समझ ना पाए, ज़्यादा बहस करें, तो वो एजिटेटेड और गुस्से वाले होते हैं, हिट करने लगते हैं कभी उस गुस्से में, क्योंकि उनके लिए वो ही हकीकत है, उनको वो भ्रम में लगता है कि ये हमें हार्म करने वाला है, तो प्रोटेक्शन के लिए हाइपर और फिजिकली वायलेंट हो सकते हैं। तो इसको हैंडल करना भी डिमेंशिया मैनेजमेंट का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, इसको पहचानना और इसको मैनेज करना। और डैमेज में तीसरा जो मैंने आपको कहा कि जब वो अपनी दवाइयाँ ठीक नहीं ले रहे हैं, उससे वो खुद को सेल्फ हार्म कर सकते हैं। तो ये 3 पहलू इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें कुछ ऐसा होता है कि जैसे अगर वो आई थिंक उस एज में आते होंगे जब उनके बच्चों के बच्चे भी हो जाते होंगे। कुछ केस स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि वो अपने मतलब पोते पोती या नाती नातिन को नहला रहे थे, पानी खुला ही रह गया,
उनके लिए दूध गर्म करने गए तो गैस बंद ही नहीं किया, या गैस बंद करके चालू कर रहे तो वो ऑन ही रह गया। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो बिल्कुल, सकती ये हैं। अनदर हार्मफुल चीज़ है। हाँ। बिल्कुल, जो डेंजरस हो सकती है घर पेशेंट के लिए भी और घर वालों के लिए भी, गैस ऑन रखना। तो सबसे पहले तो गैस से जब पहचान में आता है तो गैस से हम ऐसी डेंजरस चीज़ों का मैनेज करना या हैंडल करना जो डेंजरस रह सकती है फॉर द फैमिली, वो हम मना करवाते हैं एज अ रूल। और जनरली हमने देखा है जो लोग पहचान जाते हैं फिर वो ये गैस वगैरह का यूजेज बंद करवाते हैं। तो इसलिए इस बीमारी को पहचानना ज़रूरी है। ठीक है। अगर किसी ने पहचान लिया कि ये बीमारी हमारे मतलब मेंबर को हो रही है, इस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं सिम्टम्स के साथ में, तो जो केयर गिवर्स हैं, उनके आसपास के लोग हैं, उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए इसे लेकर के? किसके पास जाएं, क्या बोलें और किस तरीके से इस चीज़ को समझाएं? मैं थोड़ा सा वापस जा रही हूँ, हम जिससे शुरू किया। डिमेंशिया जो है एक वाइड पहलू है जिसमें कि अल्जाइमर्स डिमेंशिया 60 से 80% को अल्जाइमर्स टाइप ऑफ डिमेंशिया होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बाकी जो होते हैं कुछ स्मॉल परसेंटेज होते हैं जिनको अलग तरह का होता है और कुछ ट्रीटेबल भी होता है। जब ये लक्षण 3 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करते हैं तो हम डिमेंशिया कहते हैं। अगर किसी को ये लक्षण 5-6 दिन या 15 दिन के हों तो और पहचान में आए 15 दिन में ही, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि वो इवैल्यूएट करेंगे। और इसके जब शॉर्ट ड्यूरेशन है तो कुछ रिवर्सिबल कॉजेज़ मिल सकते हैं। रिवर्सिबल मतलब ट्रीट करने वाले कारण। तो इसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं, कभी नींद की गोली एक्स्ट्रा ले ली हो, कुछ कंडीशंस होती है जैसे ब्रेन में कभी ट्यूमर हो। एक पेशेंट आया था, वो 15 दिन से उसको अचानक समझ नहीं आ रहा था, अजीब सी स्लो हो गए थे, तो वो फाइनली ब्रेन ट्यूमर निकला। या ब्रेन में एक क्लॉट बन जाता है, एल्डरली में SDH कहते हैं, सबड्यूरल हेमरेज, वो हो जाता है और वो ट्रीटेबल है। वो बड़ा सुपरफिशियल होता है, वो छोटी सी सर्जरी से निकल जाता है और उससे भी उनके मेमोरी वगैरह बेटर हो जाती है। फिर एक और डिजीज़ है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस, ये भी ट्रीटेबल है। इसमें पानी की थैलियाँ ज़्यादा फूल जाती हैं, ये भी कुछ माइनर सर्जरी से ट्रीट हो सकता है। तो इसलिए अगर शॉर्ट हिस्ट्री है, छोटे समय की है, तो ये ट्रीटेबल कॉजेज़ को पहचाने। बट अगर लंबे समय की हिस्ट्री है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि वो इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन करेंगे। वो क्लिनिकली, जैसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवैल्यूएशन जो होती है क्लिनिकल होती है अल्जाइमर्स की, डिमेंशिया की। और इनसे बातचीत करके, असेसमेंट करके, हमारे पास कुछ असेसमेंट पैरामीटर्स होते हैं, मोका कहते हैं, MMSE कहते हैं, ये स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। इस पे हम कुछ क्वेश्चंस पूछ के उनके मेमोरी के वेरियस पहलू, जिसमें अटेंशन, जिसमें उनकी याददाश्त, जिसमें उनकी स्पीच, उनकी स्पेस की जो ओरिएंटेशन है, वो सारा हम असेस करते हैं और हम उनकी नंबरिंग से पता चलता है कि हाँ, इनको डिमेंशिया है या नहीं। और डॉक्टर का असेसमेंट से। ठीक है। बहुत बॉर्डर लाइन जो अर्ली वाले केसेस होते हैं ना, कुछ फैमिलीज़ आजकल काफ़ी अवेयर भी हो गई हैं। जो अर्ली केसेस होते हैं उनको हम न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट से डिटेल असेसमेंट कराते हैं। ब्रेन के फंक्शंस को असेस करने के बहुत से सवाल जवाब के बेसिस पे हम असेस कर पाते हैं कि कौन सा एरिया उनका कम फंक्शन कर रहा है। ठीक है। और फाइनली फिर न्यूरोलॉजिस्ट ही आगे, फिर MRI, बाकी कारण ढूंढने के लिए आजकल ब्लड टेस्ट आ गए हैं जिनको हम बायोमार्कर्स बोलते हैं। वो, लेकिन ये समझना जरूरी, ये सब अकेले में नहीं काम करते। ये सब पहलू में आजकल क्या ब्लड टेस्ट बहुत, आप सुनेंगे अल्जाइमर्स डिजीज़ स्क्रीनिंग पैनल, हर लैब जो है वो प्रमोट कर रही है और उनके पास अवेलेबल है टेस्ट। तो लोग खुद करने लगे, जैसे आजकल लोग खुद ब्लड टेस्ट अपने करवाने लगते हैं। तो उनके लिए मेरा ये है कि उस टेस्ट को हम हमेशा पेशेंट की कंडीशन के साथ मिला के उसका कंक्लूजन करते हैं। तो घबराएं ना, ऐसे खुद टेस्ट करने लगेंगे तो घबरा ना जाएं कि मुझे डिमेंशिया हो गया। जी, इसमें अगर जैसे किसी ने इवैल्यूएशन करा लिया, कंफर्म हो गया कि हाँ उनको अल्जाइमर्स ही हैं, इसके बाद इलाज क्या है आज के समय में अल्जाइमर्स का? मतलब है या नहीं कि 100% क्योर हो सकता है, या फिर इसको हमेशा हमें सिर्फ मैनेज ही करके रखना पड़ता है? अल्जाइमर्स का क्योर नहीं है।
मैं नेगेटिव नहीं साउंड करना चाहती, मगर इसको मैनेज करके भी हम काफ़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट क्योर नहीं कर सकते। सबसे पहले आजकल हमारे पास एंटी एमिलॉइड इंजेक्शंस आ गए हैं। इनमें से एक अभी महीना भर पहले ही इंडिया में लॉन्च हुआ है और एक और नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है। क्या है ये एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमारे ब्रेन में एमिलॉइड जमा हो रहा है अल्जाइमर्स में, ये उसको घुला के निकाल देता है। अच्छा। इसका रोल सिर्फ अर्ली अल्जाइमर्स में होता है। ये क्योर तो नहीं, लेकिन क्योंकि ये जो डैमेज कर रहा है सेल्स को उनको घोल देता है और निकाल देता है एमिलॉइड पार्टिकल्स को, तो जो डिजेनरेशन होती है वो डिले हो जाती है। अभी तक रिवर्सल नहीं देखा है, रुक जाता है। इसलिए इसका इंडिकेशन सिर्फ अर्ली अल्जाइमर्स में ही देखा गया। कॉस्टिंग क्या होगी फिर इन इंजेक्शंस की? वो 1 लाख से ज़्यादा पर महीने, पर इंजेक्शन पर महीने का खर्चा। अच्छा, लाख से ज़्यादा कहा जाता है। है। ये अभी जस्ट रिलीज़ हो रहा है, बट ये शुरुआत है, इसलिए लोगों की अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। समय के साथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि नया आया है कि कॉस्ट भी कम जाएगा, और अगर हम स्पेशली यंगर में हम डिले कर पाए तो काफ़ी बेनिफिट दे सकते हैं। अब हम देख रहे हैं अल्जाइमर्स का 60s में ऑनसेट हो रहा है, या कुछ का तो 50s में हो जाता है। कम प्रतिशत है बट होते हैं, तो उसमें ये बेनिफिशियल हो सकता है अगर टाइमली डिटेक्ट हो। सो ये अभी इतनी प्रेवलेंट, इतना आम तौर पे नहीं यूज़ की जा रही है क्योंकि रिलीज़ नहीं हुई है। जो हम आम तौर पे करते हैं दवाइयाँ, वो डोनापेजिल, मेमेंटीन, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि गिरावट को रोक तो नहीं पाती हैं, मगर वो सिम्टम्स को थोड़ा सा कम कर देती हैं। पेशेंट्स थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, थोड़ा उनको टेम्परेरी मेमोरी बेटर सी लगती है, बट ओवरऑल जो गिरावट होती है वो उसी पेस पे चलती रहती है। अच्छा। जो हम अभी तक मेडिसिन यूज़ करते आते हैं, ओरल टैबलेट्स होती हैं। इससे जो एसोसिएटेड साथ में बिहेवियर, जो मैंने न्यूरोसाइकाइट्रिक बोला चीज़ें, हेलुसिनेशन होना, डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, उसमें भी थोड़ा सा आराम आ सकता है। तो इसलिए ये हम हमेशा यूज़ देते हैं। साथ में कोई और B12, विटामिन B12, थायराइड की कमी हो, ये चीज़ें डिमेंशिया को वर्सन करते हुए इसको हमारा कंट्रोल करते हैं। जो बॉडी में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं हैं, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। इन चीज़ों को कंट्रोल पहले करना ज़रूरी है। ये बाद में गिरावट नहीं, लेकिन देखा गया अगर शुरुआत में लक्षण शुरू होने से पहले इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाए तो हम इसको अल्जाइमर्स का थोड़ा सा डिले और रोक सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। एक बार हो गया तो उसके बाद काउंसलिंग, कैसे बिहेवियर मैनेजमेंट, फिर फिज़िकल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिज़िकल एक्सरसाइज से देखा गया है कि ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं, जो कि जो ये अबनॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं ब्रेन में, उसके वॉश आउट में थोड़ा हेल्प करते हैं। तो फिज़िकल एक्सरसाइज, एक्टिव एरोबिक एक्सरसाइज टाइप वॉकिंग, वो बहुत ही ज़रूरी है डिमेंशिया पेशेंट्स का करना। सोशल इंटरेक्शन से उनके थोड़े से सिम्टम्स सेटल हो जाते हैं, वो कामर हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको काम करना, क्योंकि उनकी वो रिपीटिंग से, इन चीज़ों से उनके बिहेवियरल इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो पेशेंट के लिए भी सही नहीं है, ट्रबलसम होते हैं और उनके केयर गिवर के लिए भी ट्रबलसम होते हैं। करेक्ट। तो इस तरीके से मैनेजेबल है ये चीज़ें की। आपने केयर गिवर्स की बात कही, तो आई गेस उनके लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है, मतलब ऑब्वियसली जो अल्जाइमर्स के पेशेंट्स हैं उनके लिए तो होता ही होगा, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते होंगे, परेशान ही होते रहते होंगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन जो उनको हैंडल कर रहे होते हैं केयर गिवर्स, उनके लिए जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये है कि सामने वाले मरीज़ का जिस हिसाब से मूड हो उनको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा। खुद को शांत रखेंगे तब जा करके सामने वाले को करेंगे। ऐसा होता है कि केयर गिवर्स का भी बर्नआउट फेज आता है कि अब मुझसे नहीं हो रहा है। टोटली। मैं आपको बताऊंगी, मेरी प्रैक्टिस में मैं जब डिमेंशिया और उसके फैमिली मेम्बर्स आते हैं, मेरा ज़्यादा समय तो फैमिली मेम्बर से बात करने में होता है, क्योंकि वो वाला पेशेंट तो लिमिटेड ही समझेगा, उसको तो हम सिर्फ प्यार दे सकते हैं। और उनसे उनकी काउंसलिंग, क्योंकि उन पे भी बहुत बड़ा बोझ होता है, उनसे एम्पैथी, उनकी बात सुनना, उसको समझना और उनको एक सपोर्ट देना कि ये हो सकता है।
ये चीज़ें बात करने से ही और एक दूसरे से एम्पैथी से ही सेटल हो सकती हैं। और एक्सेप्ट करना, हाँ ये होगा। जैसे अगर पेशेंट ऐसा बोल रहा है, मतलब ये हर केयर गिवर को अगर हम काउंसल करें तो वो समझ पाते हैं। हम मदर ऐसे बोलती है तो उनको समझ आता नहीं, डॉक्टर को तो पता है मदर ऐसे बोलती है। जैसे बोला ना, तुम तो मेरे खिलाफ ही हो, मदर ही या जो डिमेंशिया पेशेंट अपने बच्चे को बोल रहा है तुम मेरे खिलाफ करते हो, तुम मुझे खाना नहीं देते हो। बट हम कहते हैं ये ऐसा बोलेंगे तो कोई बात नहीं, ये इनका वो वाला फेज नहीं है, ये कि चीज़ें जान और समझ सकते हैं, ये अपने बिल्कुल, होशो हवास में बोल रही है चीज़, वो किसी और ही स्टेट में है। हाँ। तो केयर गिवर्स के लिए आपके पास कुछ ऐसे टिप्स या एडवाइस या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप इस पॉडकास्ट के ज़रिए उन तक पहुंचाना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास कोई अल्जाइमर्स का मरीज़ है तो आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रखें? सबसे मैं पहले कहूँगी कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ये समझिएगा कि ये सामने मेरे एक बच्चा है, तो आप थोड़े शांत रहें और आप थोड़ी से पेशेंट रहें। सामने वाले पेशेंट की कोई भी नेगेटिव बात मन में ना लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। आप भी अपना कोई फ्रेंड सर्कल या किसी से बात करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही ये बातचीत करने से ही ये चीज़ बेटर फील होती है। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो डॉक्टर से मिलिए। आपको भी अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना ज़रूरी है, एक्सरसाइजिंग करनी ज़रूरी है। किसी किसी को बहुत सीवियर डिप्रेशन भी हो जाता है, तो मैं तो कहती हूँ कि अगर मेंटल हेल्थ काउंसलर से मिलके अपने आप को थोड़ा काम और शांत करें। और मैं यही कहती हूँ कि सब हमेशा केयर गिवर से, अपने न्यूरोलॉजिस्ट से बात करके इस सिचुएशन को समझ के थोड़ा सा मैनेज मैनेज करिए। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई वुड से हमारे इंडिया में कोई केयर गिवर एसोसिएशंस नहीं है, बट इंडिया से बाहर तो अब केयर गिवर एसोसिएशंस बन गई जो आपस में मिल बांट के जब आप ये बात करते हैं तो उससे एक फीलिंग बेटर आती है ना, एंड आपको लगता है कि नहीं ये मैं ठीक कर रहा हूँ या ये कुछ ज़्यादा गलत नहीं हो रहा है। बिल्कुल। इसमें डॉक्टर, अगर हमने जिन एस्पेक्ट्स पर बात की है उससे आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को जानकारी मिली होगी, कनेक्ट भी कर रहे होंगे वो सारी चीज़ें। अगर हम अपने अर्ली एज में, शुरुआती दिनों में ब्रेन से रिलेटेड कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमारा ब्रेन एक्टिव भी रहता है, सो आगे चल कर के अल्जाइमर्स होने के रिस्क को हम थोड़ा कम कर सकते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं? बिल्कुल। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले फ़िज़िकल एक्सरसाइज। फ़िज़िकल एक्सरसाइज एटलीस्ट 150 मिनट्स इन अ वीक, वो पहले ही करने वाली ये चीज़ें हैं। देन सोशल कनेक्ट, मिल के मन की बात कर लेना, हैप्पी रहना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुड डाइट। फिर है टाइमली अपने चेकअप्स। मैंने कहा ना, मिडिल एज में ही 40s में अगर मोटापा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ को कंट्रोल किया तो हम उसके रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं। एज के साथ बहुत से लोगों को हियरिंग और विजन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको जल्दी पहचानना और उसको ट्रीट करना। 80 साल पे हियरिंग एड लगाने का फ़ायदा नहीं है जितना 60s में फ़ायदा है। तो उसको अर्ली पहचानना और ट्रीट करना हेल्प, क्योंकि हमारे सेंसेस एक्टिव रहेंगे तो देखा गया है कि डिमेंशिया का चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं। कोई ऐसे ब्रेन गेम्स वगैरह जो होते हैं वो सारी चीज़ें मदद करती हैं? ब्रेन गेम्स एक पार्ट ऑफ सोशल कंटेंट है। ऑनेस्टली रिसर्च में ऐसा कोई स्पेसिफिक गेम नहीं है कि सुडोकू खेला या पजल किया उससे ठीक हो जाएंगे, बट एम ये होता है कि ब्रेन एक्टिव रहे और मीडिया बेस्ड ना बाकी चीज़ों में एक्टिव रहे। तो ये चीज़ें उस हिसाब से अच्छी हैं, सुडोकू, क्रॉसवर्ड पजल, सोशल वर्क या म्यूज़िक में इन्वॉल्व रहना, ये चीज़ें ब्रेन को एक अच्छे वे में स्टिमुलेट करती हैं। आज के समय में डूम स्क्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए आप कुछ एडवाइस देंगे कि हमारा दिमाग आजकल कोई भी कंटेंट देखने लगता है, मतलब गंदा से गंदा, सड़ा से सड़ा हुआ, जिससे हमारे दिमाग में ना हमें पता भी नहीं चलता कि हम 2-3 घंटे कब से स्क्रोलिंग। तो ऐसी चीज़ है जिसको डिमेंशिया नहीं भी होना उसका दिमाग रॉट कर जाए। एग्जैक्टली। और आई थिंक उससे ना सेंसेस भी बहुत अफेक्ट हो रहे हैं, बहुत ही हमारा फोकस कम हो जाता है। ये तो मेडिकली देखा गया है, जिनका फोकस में प्रॉब्लम होती है, अटेंशन होते हैं कुछ लोग जिनको अटेंशन डेफिसिट की प्रॉब्लम होती है, अगर वो जितना मीडिया और ये डूम स्क्रोलिंग तरह का मीडिया देखे उनका अटेंशन और कम हो जाता है। ये तो इस्टेब्लिश्ड है, इसलिए डूम स्क्रोलिंग इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन फॉर नॉर्मल पीपल ऑल्सो। आपके हमारे जैसे सब लोगों के लिए इट्स वो नहीं होना चाहिए। बाकी उसको रिप्लेस करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो हम भूल गए, जो एक टाइम पे होती थी। शायद अपने फ्रेंड्स से ही मिल लेना, रिलेटिव से मिलना, बात कर लेना, वॉक्स पे जाना, पिकनिक्स पे जाना, साथ में स्पेंड करना टाइम, बुक्स पढ़ लेना,
जो हमने बात की पजल्स, ये सारी सारी चीज़ें, आजकल तो कितनी क्लासेस अवेलेबल हैं, हर तरह की क्लासेस, आजकल तो ज़्यादा अवेयरनेस और ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हाँ, किसी भी एज पे आप कोई भी गेम खेल सकते हैं, आप कोई नया डांस सीख सकते हैं, नया म्यूज़िक सीख सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए क्लासेस हैं। बिल्कुल। मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ। सबसे पहले यंगर मिडिल एज में ही अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करें, क्योंकि डिमेंशिया की नींव वहीं पे शुरू होती है। तो बीपी, मोटापा, एक्सरसाइज, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल रखना है, जो कि आगे अल्जाइमर्स को बढ़ने से रोक सकती हैं, स्लो कर सकती हैं। सेकंड ये है कि जब भी ऐसे आपके फैमिली मेम्बर में डिमेंशिया के लक्षण हो तो अपने पास के हॉस्पिटल में न्यूरो साइंसेस डिपार्टमेंट में, जहाँ न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन हो, इवैल्यूएट कराएं। इसमें कुछ कारण ट्रीटेबल भी होते हैं, तो प्रॉपर असेसमेंट से हम उसको पकड़ में ला सकते हैं और उसको पूरी तरह क्योर करके ट्रीट कर सकते हैं। तीसरा ये है कि एक बार डिमेंशिया हो उसको पहचानना ज़रूरी है, ताकि पेशेंट किसी खतरे में ना हो। जैसे हमने इसमें डिस्कस किया, पेशेंट की लाइफ को वो घूम ना जाए, वो एजिटेट ना हो जाए, उसको हम बेटर मैनेज कर पाए। इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो डॉक्टर, इस सेशन में हम लोगों ने अब तक अल्जाइमर्स पर जो भी बातचीत की है उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा यह सेशन। जिस हिसाब से आपने हमें इतने ही ब्यूटीफुल वे में सब चीज़ों को बताया, समझाया, पेशेंट्स के सिम्टम्स क्या हैं, केयर गिवर्स खुद को कैसे मोटिवेटेड रखें, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, तो आई एम श्योर जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है उनके लिए सेशन बहुत ज़्यादा मददगार होगा और आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई एम श्योर इस सेशन के जरिए आपको अल्जाइमर्स पर बहुत सारी जानकारी मिली होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई और सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।